गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है भक्तिन महादेवी के सानिध्य में आती है और किस प्रकार उनके लिए भोजन का प्रबंध करती है, और वह उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन जो है लेखिका को पसंद नहीं आता उसके विषय में जब लेखिका भक्तिन से प्रश्न करती है तो भक्तिन जो है अपनी पाक कुशलता के जो मौखिक प्रमाण उसको उसके परिवार वालों से प्राप्त हुए रहते हैं उसके संबंध में वो समझाती है कि मैं पाक कला में भी मैं बहुत ही पारंगत हूँ, कुशल हूँ। तो भक्तिन तो उसके आगे की कड़ी जो है आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भक्तिन की इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति मतलब मन हट गया। मीठा पसंद लेखिका जो है मीठे में कोई खास रुचि नहीं थी। मीठे से विरक्ति के कारण, गुड़ और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। लेखिका को जो भी भोजन मिला, रोटी दाल मिली, रोटी दाल खा करके यूनिवर्सिटी पढ़ाने पहुंच गई। न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। लेखिका स्वतः पढ़ते पढ़ते ये सोचने लगी कि शहरी जीवन और ग्रामीण अंचल के जीवन शैली में कितना ज़्यादा जो है वो परिवर्तन है। लेखक अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, कहते लेखिका का जो स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य और परिवार वालों के स्वास्थ्य के लिए अलग से भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो जैसे तेल मसाला गरिष्ठ भोजन इत्यादि खाने से तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके लिए अलग से भोजन व्यवस्था, जैसे किसी की तबीयत खराब है तो उसके लिए अलग से भोजन की जो व्यवस्था की जाती है, जैसे चुकंदर का रस बनाना, जैसे मान लो करेले की सब्जी बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो हल्के तेल मसाले में डाल करके प्रबंध करना पड़ता था। तो इन सबको ध्यान में रख करके लेखिका ने कहा कि प्रबंध ही ऐसा हो गया, ऐसी व्यवस्था हो गई कि अब जो है किसी को किसी दवा के डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब किसी को किसी प्रकार का उपचार की आवश्यकता नहीं है। अब उपचार का प्रश्न ही समाप्त हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधा छिपाने लगी। लेखिका ने कहा कि मुझे यद्यपि ये देहाती थी, इस देहाती ने इतनी सरलता, इतनी आसानी पूर्वक कैसे स्पष्ट किया कि सुबह दाल थी तो इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाया, और शाम को सब्जी बनाएगा तो दाल नहीं बनेगा। तो बड़े ही सरलता से अपने बात को स्पष्ट कर दिया। सो इससे क्या, लेखिका ने कहा मैं हर बात उसके समक्ष अपने मन की बात जो थी स्पष्ट नहीं करती, क्योंकि वो तर्क इतने प्रमाणगत ऐसे तर्क देती कि मैं उस तर्क के आगे जो थी हार जाती, नतमस्तक हो जाती। तो इससे मैं उसके समक्ष असुविधाओं को छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, असुविधा छिपाने लगी तो सुविधा की तो बात ही छोड़िए। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। कि भक्तिन का जो व्यक्तित्व है, भक्तिन अपने लोगों को अपने मन के अनुरूप जो है वो ढाल लेती है, लेकिन अपने जीवन में वो कदापि किसी प्रकार का जो परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझती और किसी प्रकार का परिवर्तन करना वो नहीं चाहती। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। मैं अर्थात लेखिका कहती है कि यही कारण है कि मैं उसके अनुरूप तो ढल गई, लेकिन वह मेरे अनुरूप जो है वो नहीं ढल सकी। उसे शहर की हवा तक नहीं लगी। मकई का जो बाल होता है उसे रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। बाजरे के तिल लगा कर बनाए हुए पुए गरम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है।
आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। लेखिका ने क्या समझाया कि भक्तिन ने जो भी गांव अंचल में चलने वाले जो भी आहार थे, उस आहार को मुझे खिला करके बता के, उसकी गुणवत्ता को बता के मुझे उसमें मेरी रुचि जो है उसमें डेवलप कर दी। लेकिन उसके पोपले मुख मतलब जो उसका, जैसे क्या है, सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग मुंह बनाते हैं ना तरह तरह का, तो उसे पतला सा डिज़ाइन बना के मुंह, तो उसी तरह उसका मुंह ही पतला सा, चूँकि वो वृद्धा हो चुकी तो उसका मुंह ही कुछ उस तरह का था। तो वो सेल्फी नहीं खिंचवा रही थी, लेकिन मतलब मुंह ही उसका इस तरह का था। पोपली मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मेरे रात दिन नाराज़ होने पर भी उसे साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़े को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दिए, पर पुकारने पर आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि लेखिका किस आधार पर कहती है कि भक्तिन जो है वो शहरी सभ्यता को अपने चाल ढाल में नहीं सीख सकी, और इसके अपेक्षाकृत तो उसने भक्तिन को जो महादेवी हैं, जो लेखिका को किस प्रकार जो है उनके व्यवहार में क्या क्या चेंजेज आए, इसके पीछे कारण क्या था, तो किस आधार पर कहते। तो आपको ये पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तो इससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर इससे पूछता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि भक्तिन में केवल अच्छे ही गुण हैं और उसमें कोई दुर्गुण नहीं है। उसमें अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी विद्यमान हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। वह यद्यपि वो हमेशा सत्य तो नहीं बोलती, परंतु वह नरो वा कुंजरो कहने में भी विश्वास नहीं रखती। ये जो नरो वा कुंजरो है, ये उस महाभारत आप लोगों ने देखा होगा जब द्रोणाचार्य की मृत्यु होने वाली रहती है, तो उस समय युधिष्ठिर जो हमेशा सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं, तो उनसे द्रोणाचार्य ने पूछा कि आप बताओ क्या अश्वत्थामा जो कि उनका पुत्र था, क्या अश्वत्थामा मारा गया? द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु नर या हाथी ये नहीं पता। मतलब आधा अधूरा सत्य, कहने का अभिप्राय क्या है, आधा अधूरा सत्य, कि अश्वत्थामा मारा गया, नर मनुष्य मरा है या फिर हाथी, ये कह पाना थोड़ा सा कठिन है। तो वह सत्यवादी तो नहीं है, लेकिन वो झूठ लपेट के झूठ बोलने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर के किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, ये रहस्य भी भक्तिन जानती है। कि लेखिका अगर पैसे इधर उधर रख देती है तो उसको कैसे वो समेट करके रख देती है, इसकी कला भक्तिन ही जानती है। लेकिन भक्तिन का कदापि उद्देश्य जो है चोरी का नहीं है। इससे आप कदापि ये ना तात्पर्य लगा कि भक्तिन चोर थी और पैसे उठा करके चोरी कर लेती थी, ऐसा कदापि नहीं। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। अगर कोई पूछता कि पैसे क्यों छिपा करके रख लिए, तो वो युद्ध करने के लिए, वाक युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। तो कोई भी उसके तर्क के आगे कोई जीत नहीं सकता था। यह उसका अपना घर ठहरा। वो तर्क देती क्या, यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपए जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना था। लेखिका ने कहा कि भक्तिन के जीवन का जो परम कर्तव्य था, उसका परम कर्तव्य था कि किसी भी प्रकार एन केन प्रकारेण जो है अपनी स्वामिनी को प्रसन्न रखना। तो जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताती थी। बताना क्या झूठ है?
आप ही बताइए इसे क्या झूठ कहते हैं? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। तो भक्तिन जो है तरह तरह के तर्क देती। इन तर्कों के आधार पर कहा जाता है कि भक्तिन, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भक्तिन अच्छी ही थी, उसमें सारे जो थे पॉजिटिव या सकारात्मक अच्छे गुण ही थे, उसमें दुर्गुण भी समाहित थे। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती। लेखिका ने पहले स्पष्ट किया कि भक्तिन जो थी वो सबको अपने अनुरूप ढाल लेती थी, ना कि अपने को सबके अनुरूप ढालती थी। तो वह शास्त्र को भी अपने अनुसार सुलझा लेती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, मतलब जो सिर मुड़ाते हैं, केश अर्पण करते हैं, केश मुड़ाते हैं, लेखिका कहती मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं था। अतः मैंने भक्तिन को रोका कि ये सब क्या अंधविश्वास है और ये क्या ढकोसला करती हो, क्यों बार बार सिर मुड़वाती हो, ये सारी बातें। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया, शास्त्र में लिखा है। उसने दुखी मन से कहा कि ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। कुतूहल बस मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। उसने उत्तर स्वरूप कहा कि जो तीर्थ में लोग जाते हैं तो मुड़ाए सिद्ध, जो अपने सिर मुड़वा के आते हैं, मतलब बाल कटवा के आते हैं, वो लोग सिद्ध होते हैं। मतलब सिद्ध माने अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित माने नाई के गंगाजल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविध निष्पन्न होता रहा। लेखिका ने कहा कि उसके प्रश्नों का, उसके तर्कों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, तो मैं निरुत्तर हो जाती और मैं नाई को बुलाकर उसका चूड़ा कर्म करा देती थी। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि अरे वो मूर्ख थी, गांव की देहातिन थी, ग्रामीण अंचल से पली बड़ी थी, तो उसको जो है बुद्धिहीन थी, तो यह कहना असत्य होगा। क्यों? अपनी विद्या अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती। यद्यपि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको इस बात का बहुत गुमान था कि मेरी जो स्वामिनी है वो बहुत पढ़ी लिखी है। एक बार जब मैंने सब काम कर लेने वालों से अंगूठे का निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उसमें पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी और दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्ध का अपमान था। तो कहा कि यद्यपि वो ये कहा जाए कि मूर्ख है, तो वो मूर्ख नहीं थी। अपने हिसाब से शास्त्रों के बनाए हुए नियमों को अपने अनुसार वो सुलझा लेती थी। तो जब लेखिका ने ऐसा नियम बनाया कि सैलरी लेते वक्त आपको अंगूठा नहीं हस्ताक्षर करना पड़ेगा, तो इस समय थोड़ा से वो दुखी हो गई कि मुझे हस्ताक्षर करना तो आता नहीं और मैं इन लोगों के बीच में बैठ करके, मैं दाइयों के बीच में, गाड़ी चलाने वालों के बीच में मैं बैठ करके पढ़ूंगी नहीं। तो ये सब उसके लिए थोड़ा कष्टकर था। उसने सबसे कहना आरंभ कर दिया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबिये माँ गड़ी रहत हैं। अब हमहूँ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अपने बात को वो क्या कहती कि हमारी जो मालकिन वो रात दिन पुस्तक में लगी रहती हैं और हम भी अगर पढ़ने लिखने लगे तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंत्रा मतलब कैसे कर्व करते हैं, कैसे मोड़ते हैं, किसी की बुद्धि की मंदता मतलब कितना कमज़ोर है, कितना डल है, ये सारी बातें टीका टिप्पणी मतलब आलोचना करने का अधिकार पा गई। मात्र इतना कहने से कि मालकिन तो पढ़ती ही रहती है, अगर मैं भी पढ़ने बैठ जाऊँ तो और सारा काम कौन करेगा। तो यह सोच करके वो और लोगों पे टीका टिप्पणी करने लगी। उसे अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इससे बिना पढ़े वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के भी प्रमाण खोज लेने में पटु का अर्थ होता है कुशल। जो तर्क संगत बातें थी तो उसमें वो तर्क देती तो स्वाभाविक था, लेकिन
उसके पास उसके तर्कहीनता के भी उसके पास प्रमाण थे और अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए वह उस पे भी प्रमाण खोज लेती थी। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती थी कि अगर मालकिन का महत्व बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है मेरा भी महत्व बढ़ेगा कि मैं ऐसे मालकिन के वहाँ कार्य करती हूँ। पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों के चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, मतलब सबसे कहती फिरती थी। जब चित्र बनाती तैयारी करती रहती या लिखती पढ़ती रहती थी तो सबसे कहती रहती थी वो बिचरियो तो रात दिन काम में झुकी रहते हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो। मतलब और सारे जो लोग काम करने वाले रहते उनसे कहते कि जाके तुम लोग भी थोड़ा हेल्प किया करो उनकी, वो दिन रात बेचारी अकेले काम करती है, तुम लोग तो जानते हो थोड़ा बहुत काम, तो जाके हेल्प किया करो, चलो तनिक हाथ बटा ले। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। सब लोगों ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है और यह काम ऐसा है ये वही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्ति अमर बेल सा फैलने लगी। उसने क्या, अतिशयोक्ति मतलब हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा करके बात कहना। उसने वो क्या कहने लगी घूम घूम के कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। कोई कितना भी प्रयास करता लेकिन उनकी सहायता जो है करने में समर्थ नहीं होता। तो इस तरह से वह अपने मालकिन की असाधारण क्षमता का बखान लोगों के समक्ष करती रहती और इसके साथ साथ उनकी अच्छाई और उनके कार्यकुशलता के साथ साथ उसमें उसका भी बखान शामिल था। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना उसकी हीनता स्वीकार करना है। वो ये कभी नहीं मानी। यद्यपि और लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और लोगों ने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन उसने यह स्वीकार नहीं किया। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती, बार बार कहती कि आप मुझे बताइए कि मैं आपके किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर जैसी सहायता पहुंचाती, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि और लोगों ने क्या किया, और लोगों ने हाथ खड़े कर दी कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे संदर्भ में वो तैयार रहती, हर जितने वो संभव थी, जितना समर्थ थी, हर कार्य करने के लिए वो तत्पर रहती। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, लेखिका इस बात को जानती है, भली भांति इस बात से परिचित है, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता का रूप आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा हुआ आलोक। मतलब कि जब लेखिका की कोई भी पुस्तक प्रकाशित होती तो उसको बार बार छू करके, स्पर्श करके, उसको माथे पे लगा करके बार बार उसको चूमती और उसके चेहरे का जो ग्लो होता, आभा जो होती, जो चमक होती, वो उसी प्रकार होता है जैसे अगर स्विच दबाई तो किस प्रकार बल्ब आलोकित करता है, प्रकाशित होता है, तो ठीक उसी प्रकार उसके चेहरे का जो ग्लो होता, दीप्ति जो होती है, उसके चेहरे की दीप्ति जो है वो अचानक से और ज़्यादा उभर करके सामने आ जाती। वह सूने से उसे बार बार छूकर आँखों के निकट ले जाकर सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। वह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख को
भूख का कष्ट सहने नहीं देती। मतलब कि भक्तिन जो थी वो किसी भी हालत में जो है लेखिका का हर संभव प्रयत्न सहायता करने के लिए तत्पर रहती थी। तो जब तक लेखिका कार्य में व्यस्त रहती तब तक जो थी वो छाया की भांति लेखिका के सामने जो है वो मंडराती रहती थी। सो अभी हम लोग इसके यहाँ तक हम लोगों ने स्टोरी पढ़ ली। अब जब इसकी आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इतनी स्टोरी अपने शब्दों में पढ़ने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है उस महत्वपूर्ण पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार करेंगे। धन्यवाद।